आज का आप लोगों का टॉपिक है फॉरेन सोर्सेज ऑफ नोइंग इंडियन सोशियो एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को जानने के लिए विदेशी स्रोत हमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैंने आपको साहित्यिक स्रोत वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब आप लोगों को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 3 पार्ट बताए थे। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी लेखक जो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। अनेक बार विदेशी यात्रियों के विवरण को एक अलग टॉपिक के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। प्राचीन काल में भारत में जिन जिन देशों के साथ संपर्क हुआ उन देशों से या अपने ही रुचि के अनुसार अनेक देशों से लोग भारत आए और भारत आने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपने अनुभव को लेखबद्ध किया। कुछ लोग क्योंकि राजाओं के राजदूत के रूप में आए थे तो उन्होंने राजाओं के कहने पर लेखबद्ध किया और इस प्रकार से जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो विवरण हमें भारत की जानकारी प्रदान करता है। बस इतना महत्वपूर्ण है कि चूँकि विदेशी लेखक ये लोग विदेशी थे जो भारत आए तो कई बार ये भारत की परंपराओं को नहीं समझे, इसीलिए इनका अध्ययन करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन्होंने जो विवरण लिखा है वो कहाँ तक ठीक है, उसके लिए हमें अन्य सोर्सेज भी देखने होते हैं। इसके अलावा चूँकि वो लोग उन लोगों ने जो अनुभव किया वो उन्होंने लिखा है तो काफ़ी हद तक वो प्रामाणिक भी माना जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि यूनानी लेखकों के आधार पर ही भारत में मौर्य साम्राज्य की तिथि को ज्ञात करने की सहायता प्राप्त हुई है। अगर हमारे पास चीनी और यूनानी लेखन नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या था या अशोक ने कब शासन किया था। ये इन सब के बारे में चीनी और यूनानी साक्ष्यों से पता चलता है। उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इन विदेशी लेखकों को 3 भागों में हम मुख्यतः डिवाइड करते हैं, यूनानी और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। एक तिब्बती लेखक भी है लेकिन उसे हम चीनी लेखक के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। अब विदेशी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो माना जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस का टाइम पीरियड है 384 से लेकर 331 ईसा पूर्व। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है या इसे इतिहास का जनक भी कह सकते हैं। इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिस्टोरिका। डेरियस साम्राज्य का भाग था भारत का सिंध प्रदेश, किसी समय में 20वां प्रांत था। तो उस संदर्भ में इसने भारत का इतिहास या भारत के किसी क्षेत्र की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है और उसी से पता चलता है कि सिंध प्रांत से प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण कर के रूप में दिए जाते थे। तो ये हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत। इसी प्रकार से है कि यूनानी लेखकों की यदि हम बात करें तो यूनानी लेखकों में पहला था स्काइलैक्स, जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। उसे ईरान के राजा ने समुद्री मार्ग से भारत भेजा था। 509 ईसा पूर्व में वह यह पता करने आया था कि सिंधु नदी समुद्र में कहाँ गिरती है। तो स्वाभाविक है जब सिंधु नदी के मुहाने तक स्काइलैक्स आया है तो वो काबुल घाटी, कश्मीर के कुछ क्षेत्र और सिंध के बहुत से भागों से गुजरा। स्काइलैक्स ने भारतीयों के बारे में विचित्र किस्से फैलाए थे, इसके बारे में हमें कम जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा आया हिकेटियस। हिकेटियस पुराविद और भूगोलवेत्ता था, उसकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफी है। हिकेटियस ने सिर्फ ये लिखा है कि सिंधु के पार रेगिस्तान है। उसने भारत के बहुत कम क्षेत्रों में वो घूमा और इसीलिए कम जानकारी उसने दी है। अब सिकंदर, यूनानी लेखकों को एक्चुअली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला तो सिकंदर से पूर्व आने वाले, दूसरे सिकंदर के समय और सिकंदर के बाद, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कही जाती है। तो ऐसे में हेरोडोटस, हिकेटियस, स्काइलैक्स या ये सभी की सभी सिकंदर से पूर्व आने वाले इतिहासकार रहे हैं। इसके अलावा एक टेसियस था ईरान का चिकित्सक था। उसने ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और राज कर्मचारियों से भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की और अपनी उस जानकारी को उसने लेखबद्ध किया है। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि उसने सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा, इसलिए उसे सही नहीं माना जाता। अब थ्यूसिडाइस, इसकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पेरोपनिष्डाए और इसे सच्चे अर्थों में इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने वास्तविक जो युद्ध है उसके बारे में लिखने की कोशिश इसने की। तो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम इसे इतिहास का जनक
कह सकते हैं कि जिसने जहाँ इतिहास को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक सब्जेक्ट माना जाता है, वहाँ इसने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें उन सारे तत्वों का इसने ध्यान रखा है। अब इसके पश्चात आता है सिकंदर के अभियान के साथ आने वाले। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब उसके साथ जो लोग आए उन्होंने अपनी आंखों देखी बातों को ग्रंथों में लिखा है। इनमें प्रमुख हैं नियार्कस, ओनेसाइक्रिटस, एरिस्टोबुलस इनकी। हालांकि इनकी रचनाएं हमें आज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी भारत के संदर्भ में दी है। जैसे नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़ों का सेनापति था और उसने जो कुछ भी लेखबद्ध किया उसे स्ट्रैबो और एरियन, जो सिकंदर के बाद वाले लेखक हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक लिखा है। ओनेसाइक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी और इस प्रकार से जहाजी बेड़ों का ये भी मुख्य पोतनायक था, इसने भी सिकंदर की जीवनी लिखी और काफ़ी हद तक इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। एरिस्टोबुलस ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द वॉर्स जिसे हम कहते हैं, वो लिखी है, लेकिन इसके कुछ अंश एरियन और प्लूटार्क ने लिखी हैं। अब इसके पश्चात है सिकंदर के बाद आने वाले लेखक। तो सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है मेगास्थनीज को। इसका कारण है मेगास्थनीज लंबे समय तक भारत में रहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, लेकिन आज की डेट में हमें इंडिका उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज के अनेक उद्धरणों को उसके बाद के यूनानी लेखक डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, स्टैबो, एरियन, प्लनी आदि ने अपने ग्रंथों में कोट किया है। तो इन सारे उद्धरणों के आधार पर 1846 में डॉक्टर स्वान बेक ने 1891 में मैक्रेडल ने इंडिका की रचना की थी। यानी कि जितने भी उद्धरण जिस लेखक से प्राप्त हुए उन्होंने एक मेगास्थनीज की पुनः एक नई पुस्तक का नाम देने की कोशिश की। यदि हम इंडिका की बात करें तो इंडिका हमें तत्कालीन भारत की जानकारी देने का बहुत अच्छा स्रोत कही जाती है। जैसे इंडिका से ही हमें पता चलता है कि भारत में नगर पालिका सिस्टम था उस समय में। इंडिका से ही पता चलता है कि युद्धों की भी समितियाँ, सेना विभाग में भी विभिन्न समितियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा इंडिका में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो संदिग्ध हैं, जैसे कि मेगास्थनीज भारतीय समाज की व्यवस्था को नहीं समझ सका, तो उसने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया है। ये अलग बात है कि समाज तो 4 जातियों में विभाजित था, उसने कर्म के आधार पर 7 जातियाँ बता दी। इसी प्रकार से उसने कहा कि यहाँ के लोग लेखन कला से अपरिचित हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लेखन की अपेक्षा श्रुति ज्ञान पर भारत में उस समय में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, ये अलग बात है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि भारत में बच्चे इतने होते हैं कि वो बच्चों से काम करा लिया करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भारत में दास चूँकि परिवार का एक अंग थे, इसीलिए मेगास्थनीज इस व्यवस्था को नहीं समझ सका। तो ऐसे में मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ते हुए हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। मेगास्थनीज के बाद आने वाले जो लेखक थे उनमें हैं डायमिकस और डायनीसियस। ये बिंदुसार के मौर्य दरबार में रहे। इन्होंने जो कुछ लेखबद्ध किया उसके बारे में हमें बहुत अधिक पता नहीं चलता। इसके बाद प्लनी का आता है। प्लनी ने नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक भूगोल लिखी और इसके बारे में भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उनकी जानकारी इसमें प्राप्त हुई है। उसमें ये स्पष्ट बताता है कि भारत से इतना अधिक व्यापार रोम में होता है कि रोम का सोना जो है वो भारत आता जा रहा है, इसीलिए रोम के राजा ने उस पर रोक लगाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से स्ट्रैबो ने भूगोल लिखा और इसमें भी उसने भारत के बारे में जानकारी प्रदान की है। एरियन ने इंडिका लिखी, एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर लिखी और उससे भी हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है। प्लूटार्क ने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर की जीवनी लिखी, जिसमें नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य के कई चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से जस्टिन ने, जो कि रोमन इतिहासकार था, लैटिन भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बारे में उपयोगी जानकारी हमें प्रदान की है। इस तरह से सिकंदर के बाद आने वाले अनेक लेखक थे जिन्होंने हमें तत्कालीन भारत की जानकारी प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण है टॉलमी ने भूगोल लिखा। टॉलमी ने भूगोल में भारत के बहुत से नगरों और स्थलों का उल्लेख किया है, लेकिन टॉलमी ने भारत का एक मानचित्र भी बनाया है जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक भारत की जानकारी ये प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन
टॉलमी का भूगोल और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये दोनों ही भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों को यानी कि तत्कालीन आर्थिक स्थिति का जानकारी देने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसके पश्चात हम लेते हैं चीनी लेखकों को। भारत में चीनी लेखकों के आने का प्रमुख कारण क्या था? भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन में हुआ और चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले अनेक लोग हो गए, जिनकी शंका कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, कि जिन्हें मन था कि बौद्ध तीर्थ स्थलों को, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली को वो देखें, उनसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन वो करें। तो इन सब की जानकारी के लिए या इनके लिए वो लोग भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों को लेखबद्ध किया है। ये वृतांत समसामयिकता, प्रत्यक्षदर्शिता के कारण इतिहास के प्रमाणिक स्रोत बन गए हैं, क्योंकि अनेक चीनी लेखकों ने भारत में एक लंबे समय तक रहकर यहाँ पर अध्ययन किया था। इन चीनी लेखकों में सबसे पहले आता है सुमाचीन। सुमाचीन को चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लिखे हुए अपने इतिहास में उसने भारत के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्रदान की हैं। दूसरा चीनी लेखक जो है वो आता है फाहियान। फाहियान महत्वपूर्ण है, चीनी यात्री था जो बौद्ध सिद्धांतों के अध्ययन और बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए भारत आया था। उसका मुख्य प्रयोजन था बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह करना और इसीलिए उसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहारों और केंद्रों में बिताया। उसका भारत में रहने का समय है 399 ईस्वी में वो चीन से चला और 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। चूँकि एक लंबा समय भारत में रहा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जो कि गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके समय भारत आया, स्थल मार्ग से आया। अब ऐसे में फाहियान ने जब लंबा समय लगभग 16 साल उसने भारत में बिताए, तो उसने भारत में के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ये अलग बात है कि वो इतने समय जब यहाँ रहा तो उसने सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया। पाटलिपुत्र, जो कि उस समय में भारत की राजधानी, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, वहाँ 3 वर्ष रहा और इसीलिए पाटलिपुत्र की जानकारी भी उसने दी है। उसके ग्रंथ का नाम है फुकोकी, जिसे हम फाहियान की जीवनी कह सकते हैं। उस ग्रंथ के अंतर्गत उसने एकदम प्रत्यक्ष वर्णन भारत का लिखा है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बता दूं, फाहियान ने जैसे ये लिखा है भारत में छुआछूत के बारे में, फाहियान का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। फाहियान लिखता है कि चांडाल नगर के बाहर निवास करते हैं। जब उन्हें नगर में प्रवेश करना होता है तो वो ड्रम जैसा या पत्थर लकड़ी की डंडी को ज़मीन पर बजाते हुए चलते हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं और ऐसे में लोग उनके लिए रास्ता दे दें। लोगों की निगाह भी यदि उन पर पड़ जाए तो उसे भी अपवाद माना जाता था। इसी प्रकार से फाहियान के बाद दूसरा चीनी लेखक आया ह्वेनसांग। ह्वेनसांग या युआनचांग, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। 16 वर्ष भारत रहा, 629 से 645 ईस्वी। इसका भी उद्देश्य वही था, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। अपने साथ बहुत सी बौद्ध पांडुलिपियाँ, महात्मा बुद्ध के अवशेष इत्यादि भी ये अपने साथ लेकर गया था। अगर हमें हर्षवर्धन के काल के इतिहास को जानना है तो ह्वेनसांग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय की भी एक अच्छी जानकारी हमें उससे प्राप्त हो जाती है कि विश्वविद्यालय में किस तरह की व्यवस्था थी, क्या था, या वहाँ परीक्षा की स्थिति क्या थी, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या था। ये सब चीज़ें हमें इसे ह्वेनसांग से पता चलती हैं। इससे तत्कालीन भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जानकारी पता चलती है। जैसे ह्वेनसांग, फाहियान ये कहता है कि भारत में चोर लुटेरों का भय नहीं है, एक बुढ़िया भी सोने की पोटली लेकर जंगल से निकल सकती है। लेकिन ह्वेनसांग ये चीज़ नहीं कहता। ह्वेनसांग ये कहता है कि भारत में सुरक्षा आपको खुद करनी है, क्योंकि ह्वेनसांग भी एक बार डाकुओं के हाथे चढ़ गया था। ह्वेनसांग का ही एक मित्र था हुली। जब ह्वेनसांग यहाँ से वापस लौटा तो वापस लौटने के बाद ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण, अपने अनुभव अपने मित्र को बताए और उसके इस मित्र ने ह्वेनसांग की जीवनी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें ह्वेनसांग ने जो कुछ बताया था उसका विवरण उसने इसमें दिया है। तो इससे भी हमें हर्षयुगीन भारत की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग के बाद भारत आने वाला व्यक्ति था इत्सिंग। ये भी बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए ही आया था। 671 से 695 ईस्वी भारत रहा। लगभग 10 वर्ष तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया और चीन लौटते समय अपने साथ संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की 400 पांडुलिपियाँ अपने साथ ले गया।
इसका मूल ग्रंथ नहीं है, लेकिन जापानी विद्वान तक्कुशु द्वारा रचित अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। इत्सिंग ने अशोक के पाटलिपुत्र में भिक्षुक के रूप में मूर्ति देखने का उल्लेख किया है, जिससे हमें पता चलता है या हम अनुमान लगाते हैं कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म के भिक्षु रूप को शायद धारण कर लिया था। इसके अलावा चीनी लेखक मात्वालेन, वो भी हर्षवर्धन के पूर्वी अभियानों के बारे में जानकारी देता है। वो ये कहता है कि शिलादित्य ने मगध राज की उपाधि को धारण कर लिया। चाओ जुकुआ चीनी लेखक था, वो हमें चोल काल की जानकारी देता है। इसके अलावा तिब्बती लेखक, मैंने आपसे कहा था उसे हम चीनी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। एक तिब्बती लेखक हैं जिनका नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ के 2 ग्रंथ हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। उनसे हमें ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी प्राप्त होती है, हालांकि उनमें धार्मिक पक्षपात हमें दिखाई देता है, तो ये सब हमें ध्यान रखना होता है। तीसरे विदेशी लेखकों के स्रोत हैं अरब लेखक। अरबों का जो आपके अध्ययन काल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक है, सिर्फ एक का ही नाम मैं आपको बताऊंगी, वो है अलबर्नी। अलबर्नी की पुस्तक का नाम है तहकीकात हिंद, जिसे हम भारत की खोज किताब उल हिंद भी कहते हैं। इसमें भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, दर्शन, धार्मिक जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक तरह से 10वीं शताब्दी का इतिहास जानने के लिए अलबर्नी हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अलबर्नी ने समाज के बारे में, भारतीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपना वर्णन दिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण भारतीय इतिहास लेखन में उपयोगी हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। इसका कारण है विदेशी भारत की भाषा को जानने में असमर्थ थे, पर्याप्त जानकारी का अभाव था, और कुछ उनमें ये जातीय अहंकार था कि वो जिस देश से आए हैं वो देश ज़्यादा गौरवशाली है बजाय जिस देश के भ्रमण पर वो आए हैं या जिसका इतिहास वो लिख रहे हैं। ऐसे में उनके विवरणों को पढ़ते वक्त या उनसे जानकारी लेते वक्त हमें अन्य साधनों से उनकी पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत, ये तीनों प्रकार के स्रोत हमें प्राचीन भारतीय आर्थिक और सामाजिक इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं कि यदि ये स्रोत हमारे पास नहीं होते तो हम इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते थे। धन्यवाद।